1942 में नाजी अत्याचार ने यूरोप, पश्चिमी सोवियत संघ और उत्तरी अफ्रीका को अपने वश में कर लिया। इस परिदृश्य में एकमात्र बल जो हिटलर के तीसरे राज्य के दिल तक युद्ध ले जाने में सक्षम प्रतीत होता है वह है RAF बॉम्बर कमांड। लेकिन परिणाम खराब और कीमत उच्च रही है। जैसे ही एक नया कमांडर प्रभारी बनता है वह अपने साथ एक साहसिक नई योजना लेकर आता है जिस पर उसे विश्वास है कि यह युद्ध का पहला नॉकआउट झटका होगा, और इसे पहुंचाने के लिए वह एक अकेले जर्मन शहर पर हमला करने के लिए 1000 से अधिक को भेजने की योजना बनाता है। यह ऑपरेशन मिलेनियम की कहानी है। पहला 1000 बॉम्बर छापा। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। आर्थर ट्रेवर्स हैरिस का 13 अप्रैल 1892 को इंग्लैंड चेल्टनहैम में जन्म हुआ। इसके बाद उनका परिवार ब्रिटिश अफ्रीकी रोडेशिया, अब का जिम्बाब्वे में स्थानांतरित हो गया। 1914 की गर्मियों में जब महायुद्ध शुरू हुआ, उन्होंने पहला रॉयल रोडेशियन रेजिमेंट में हिस्सा लिया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जर्मन सैनिकों से लड़े। 1915 में वे इंग्लैंड गए और रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में शामिल हुए। 1 अप्रैल 1918 में रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल नेवल एयर सर्विस के विलय से रॉयल एयर फोर्स का गठन हुआ, जो पहली स्वतंत्र वायुसेना थी। युद्ध विराम के बाद 11 नवंबर 1918 को हैरिस को ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिसिंग में सहयोग के लिए RAF अधिकारी का आयोग मिला। 1930 के दशक के अंत में हैरिस सेवा के ऊपरी पदों पर उठ रहे थे। 1937 में वे एयर कमोडोर और 1929 में एयर वाइस मार्शल बने। RAF उपकरण और संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था क्योंकि सेवा नाजी जर्मनी के खिलाफ यूरोपीय युद्ध की तैयारी कर रही थी। इस प्रयास के एक हिस्से के रूप में RAF को अलग अलग कमांडों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक को इसे सौंपा गया एक विशिष्ट कार्य के साथ, जिसमें से मुख्य, जहां तक संचालन सिद्धांत का संबंध था, वह था RAF बॉम्बर कमांड। जिम्मेदार था दुश्मन राष्ट्र के खिलाफ सेवा की मुक्केबाजी को बम वर्षकों के बेड़े का उपयोग करके देने के लिए। 1930 के दशक में RAF का तेजी से आधुनिकीकरण नए और सक्षम बमवर्षकों जैसे ब्रिस्टल ब्लेनहाइम और विकर्स वेलिंगटन का परिचय कराने में सहायक रहा, और इसने 1929 में RAF के बॉम्बर कमांड को विशेष आत्मविश्वास दिया। कुछ ही हफ्तों में विश्वास टूट गया, विशेषकर जब जर्मनी ने पश्चिमी देशों और फ्रांस पर हमला किया। पुरानी रणनीतियां और जर्मन लड़ाकू विमानों के विरोध की वजह से बॉम्बर कमांड विमानों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा। 1940 और 1941 में जहां संभव था, रात्रि समय के संचालन में परिवर्तन हुए, लेकिन जबकि चालक दल के लिए सुरक्षित प्रारंभिक रात्रि समय के छापों के परिणाम दुखद थे। बॉम्बर कमांड के पास न तो अनुभव और न ही प्रभावी होने के उपकरण थे। 1941 के कठिन समय में बॉम्बर कमांड की अगुवाई एयर मार्शल सर रिचर्ड पियर्स ने की थी। नाजी युद्ध मशीन के नुकसान के प्रति अपने वरिष्ठ का धीमा प्रतिक्रिया के कारण 8 जनवरी 1942 को उन्हें अस्थायी रूप से एयर वाइस मार्शल जैक बाल्डविन ने प्रतिस्थापित किया, जिन्होंने 45 दिनों तक पद संभाला, जब तक कि 22 फरवरी 1942 को उन्हें फिर से एयर मार्शल आर्थर हैरिस को सौंपा गया। हैरिस ने एक कमांड प्राप्त की थी जो अभी भी युद्ध के प्रारंभिक असरों से उबर रहा था, और स्क्वाड्रनों में मनोबल अक्सर कम दिखाई देता था। पियर्स के कार्यकाल में निष्पक्षता से पहले से ही परिवर्तन किए जा रहे थे, जैसे कि पुराने ट्विन इंजन विमानों की जगह नए और अधिक शक्तिशाली 4 इंजन विमान और जी रेडियो प्रणाली जैसी नई रात्रि नेविगेशन सहायता। लेकिन बमबारी अभियानों को अशुद्धता और खराब संचालन सिद्धांतों से प्रभावित जारी रखा गया। हैरिस अपने साथ 2 मौलिक परिवर्तन लेकर आए। जिस तरह से बॉम्बर कमांड उनके नेतृत्व में काम करेगा, वह मित्र देशों के नेतृत्व में उभरने वाली आवाजों में से एक थे, जो मानते थे कि नाजियों को पूरी तरह हारने के लिए जर्मन शहरों और सुविधाओं की रणनीतिक बमबारी थी। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल उनका प्रमुख समर्थक था। हैरिस को बॉम्बर कमांड का नेतृत्व सौंपे जाने से पहले ही चर्चिल की सरकार ने 14 फरवरी
1942 को एरिया बमबारी डायरेक्टिव जारी किया था, जिसने बल को जर्मन औद्योगिक शहरों की क्षेत्रीय बमबारी शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसका समानांतर लक्ष्य जर्मनों के युद्ध सामग्री निर्माण के साधनों को नष्ट करना और जर्मन लोगों के मनोबल को तोड़ना था। हैरिस इस निर्देश का पालन करने में खुश थे। नए पद का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से कहा, नाजी इस युद्ध में इस काफी बचकाने भ्रम के साथ प्रवेश किए कि वे सभी को बम से उड़ा देंगे और कोई उन्हें बम से नहीं उड़ाएगा। रॉटरडैम, लंदन, वार्सो और अन्य 50 जगहों पर उन्होंने उस काफी भोले सिद्धांत को कार्यान्वित किया। उन्होंने हवा की सेवा की और अब वे भंवरजाल काटने वाले हैं। हैरिस की आक्रामक कमांड शैली ने बॉम्बर कमांड की पुनर्जीवना की आशा दिखाई, लेकिन यदि यह नई ऊर्जा किसी ठोस में नहीं बदलती तो यह केवल दिखावा होगा। इसलिए आरआईएफ हाई वायकॉम के नए कार्यालय में शिफ्ट होते ही उन्होंने एक योजना बनाई जो बॉम्बर की पूरी क्षमता दिखाएगी, कुछ ऐसा जिसे पहले कभी नहीं किया गया था और जो विश्वव्यापी परिणाम देगा। उस योजना में 1000 बॉम्बर्स का उपयोग करके एक छापेमारी शामिल थी। 1942 में यह एक अभूतपूर्व संख्या थी। पिछले ऑपरेशन ने आरएफ द्वारा एक ही ऑपरेशन में भेजे गए सबसे बड़े 300 बॉम्बर्स की संख्या के आंकड़े को भी नहीं छुआ। हैरिस का तर्क था कि एक 1000 बॉम्बर रेड के कई फायदे होंगे, जिसमें एक अकेले लक्ष्य शहर पर यह विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करेगा और सहयोगियों को एक विशाल प्रचार कूप प्रदान करेगा, एक ऐसा जो ब्रिटिश लोगों के हौसले बढ़ाएगा और अन्य शहरों के जर्मन कामगारों को डराएगा कि वे अपने औजार छोड़ भाग जाएं, नहीं तो वे अगले हो सकते हैं। इस तरह की एक लगभग अकल्पनीय शक्ति का अगला लक्ष्य। हैरिस के योजनाबद्ध अभियान से उन्हें बॉम्बर कमांड में दूसरे सबसे बड़े सिद्धांतिक परिवर्तन बॉम्बर स्ट्रीम का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। पहले एक बार जब वे उड़ान भर लेते थे तो बमबारी अभियानों का समन्वय काफी सीमित होता था। विमान अपने आप पर अधिकतर निर्भर होते और अंधेरे में टक्कर से बचने के लिए एक दूसरे से दूर रहते थे। नाजी शासित और जर्मन रात्रि योद्धाओं और फ्लैग द्वारा सुरक्षित यूरोप में अपने लक्ष्यों की खोज करते हुए अपने क्षेत्रों की रक्षा करते हुए नेविगेशनल एड के परिचय से यह सब बदलने का वादा किया गया था। अब बमवर्षक अधिक संगठित रूप से बड़ी ताकत के निर्धारित क्षेत्रों की ओर उड़ सकते थे। हैरिस ने प्रस्तावित किया कि हमलावर बल को विमानों की एक धारा में केंद्रित करके जर्मन रक्षा के लक्षित क्षेत्र को पूरी तरह तोड़ने और उनकी संख्या के शुद्ध भार से अभिभूत करने का सुझाव दिया। यह बमवर्षक धारा आरएफ विमानों का समय कम करेगी जब वे लक्षित क्षेत्रों पर होते थे जहां रक्षा सबसे भारी होती थी। चर्चिल को 1000 बमवर्षकों के छापे का विचार बहुत पसंद आया। हालांकि हैरिस के साथ एक बैठक में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि एक साथ इतने सारे ब्रिटिश विमानों को हवा में डालने से आपदा की संभावना थी अगर जर्मन खुद को हैरिस की अपेक्षा से तेजी से बमवर्षक धारा के खतरे से मिलने के लिए पुनर्गठित कर लेते। हैरिस ने जर्मन रक्षा को पूरी तरह नष्ट करने का वादा किया ताकि आपदा रोकी जा सके, जिसका जवाब चर्चिल ने दिया कि वे 100 विमानों के नुकसान को स्वीकार करेंगे। बस एक समस्या थी। 1942 की शुरुआत में बॉम्बर कमांड की सूची में 1000 संचालनात्मक बमवर्षक विमानों का अभाव था। इसके पास लगभग 400 विमान थे। अधिकांश 2 इंजन वाले विकर्स वेलिंगटन थे, क्योंकि नए 4 इंजन वाले भारी विमानों शॉर्ट स्टर्लिंग, हैंडले पेज हैलिफैक्स और एवरो लैंकेस्टर का उत्पादन अब भी शुरू हो रहा था। इसलिए हैरिस को सभी बमवर्षक विमानों को संगठित करना और उन्हें उड़ाने के लिए पायलट खोजना पड़ेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण इकाइयों से विमानों को छापे के लिए आवंटित करने का आदेश दिया, जिन्हें उनके प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जाना था, जिनमें से कई अनुभवी योद्धा थे जो नए ऑप्स के दौर की शुरुआत से पहले अपने विश्राम काल के हिस्से के रूप में अपनी प्रशिक्षण ड्यूटी कर रहे थे। फिर भी वह जादुई संख्या से कम थे और इसलिए उन्होंने आरआईएफ की एक और शाखा की ओर रुख किया, जिसे कोस्टल कमांड कहा जाता है। कोस्टल कमांड ब्रिटेन के तटरेखाओं की सुरक्षा दुश्मन के जहाजों और यू बोट्स से करने के लिए जिम्मेदार था, जिनमें से बाद वाला उत्तरी अमेरिका से ब्रिटेन की महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था। वे विभिन्न दोहरे इंजन विमानों से सुसज्जित थे जो छापेमारी करने में सक्षम थे। बॉम्बर कमांड से मिले पुराने विमान और दूरी नेविगेशन के आदि चालक दल शामिल थे। कोस्टल कमांड के चालक दल ने पहले भी बमबारी ऑपरेशनों में हिस्सा लिया था, जैसे कि ब्रिटेन की लड़ाई में फ्रांसीसी तट पर एकत्रित जर्मन आक्रमण बार्जों का निशाना बनाना। हालांकि हैरिस को कोस्टल कमांड से प्रतिरोध मिला, यद्यपि यह आरएएफ की शाखा थी,
वास्तव में फरवरी 1941 से यह रॉयल नेवी के अधीन काम कर रही थी, ब्रिटेन की समुद्री रक्षा को समर्थन करते हुए। एडमिरल्टी यू बोट के खतरे से निपटने के लिए कहीं अधिक चिंतित थी, बजाय हैरिस की मदद करने के, जिसे वे महज एक प्रचार मिशन से अधिक कुछ नहीं मानते थे। विशेषकर अब जब अमेरिकी शिपिंग का बढ़ता हुआ प्रवाह उत्तरी अटलांटिक की खतरनाक पारी कर रहा था, अब जबकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था। हैरिस ने विरोध करते हुए कहा कि जर्मन शहरों और उद्योगों की रणनीतिक बमबारी से यू बोट बेड़ा अस्थिर होगा, परंतु एडमिरल्स इसे मानने को तैयार नहीं थे। तटीय कमांड से कोई मदद न मिलने पर और अभी भी जादुई संख्या से कम होने पर हैरिस ने फिर से अपनी प्रशिक्षण इकाइयों की ओर रुख किया। उसने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और अधिक सेवा योग्य विमानों, जिनमें पूर्व बम वर्षक भी शामिल थे, की खोज की, जो RAF प्रशिक्षण कमांड में स्थानांतरित किए गए थे। अब उनकी सबसे बड़ी समस्या चालक दल प्रदान करना बन गई थी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि प्रशिक्षण समाप्ति के करीब प्रशिक्षुओं को छापे में नियुक्त किया जाएगा। अनुभव की कमी को दूर करने के लिए, यदि संभव हो, अनुभवी पायलटों को हरी चालक दल के साथ उड़ान भरने के लिए तैनात किया जाएगा। फिर भी 40 नौ विमान ऐसे पायलटों के साथ उड़ेंगे जिन्होंने अभी तक बॉम्बर पंख नहीं कमाए हैं। तैयार होने के लिए एकमात्र सवाल था कि इस विशाल बेड़े को कहां भेजें। बर्लिन प्रचार मूल्य के लिए पसंदीदा था। चर्चिल ने एसएन को औद्योगिक महत्व के लिए निशाना बनाना चाहा, परंतु निर्णय लिया गया कि 1000 बॉम्बर बल को हैम्बर्ग भेजा जाए। यह रणनीतिक रूप से समझाया जा सकता है, क्योंकि हैम्बर्ग एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर और बंदरगाह था, जिसमें शिपयार्ड, यू बोट पेन्स और तेल रिफाइनरी शामिल थीं। इतनी बड़ी शक्ति को इकट्ठा करने में जो प्रयास किया गया था, उसे देखते हुए एक द्वितीयक लक्ष्य को बैकअप के रूप में चुना गया, और वह लक्ष्य कोलोन था। कोलोन जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब था, जिसमें सड़क और रेल संपर्क शामिल थे। शहर में एक औद्योगिक क्षेत्र था, जिसमें अन्य चीजों के साथ साथ जर्मन सेना के लिए युद्ध टैंकों का उत्पादन और मरम्मत की जाती थी। लेकिन समग्र युद्ध प्रयास में कोलोन की भूमिका हैम्बर्ग की तुलना में कहीं कम महत्वपूर्ण थी। हालांकि हैरिस का मानना था कि 1000 बमवर्षक छापे का मानसिक प्रभाव लक्षित शहर से दूर तक फैलेगा। कोलोन अभी भी अपनी कमांड की विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। मई के अंत में उनकी योजनाएं तैयार और चर्चिल के आशीर्वाद सहित वे ऑपरेशन मिलेनियम के लिए अपनी योजना को लागू करने के लिए तत्पर थे। 30 मई 1942 को इंग्लैंड के 53 बेसों पर 1047 बॉम्बर और क्रू बारिश में भीगते हुए उड़ान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। मौसम ने पहले ही ऑपरेशन को 3 दिन विलंबित किया था और हैम्बर्ग के लिए जर्मनी की रिपोर्टें आशाजनक नहीं थीं। इसलिए हैरिस ने कोलोन को निशाना बनाया। रात 2230 बजे से पूर्वी इंग्लैंड के रात्रि आकाश में एरो इंजनों की एक सामूहिक गर्जना हुई, जैसे ही बॉम्बर्स एक एक करके उड़ान भरने लगे और हैरिस के बॉम्बर स्ट्रीम के भीतर अपने आवंटित स्थानों में समूह बना लिया। प्रशिक्षु पायलटों की सुरक्षा हेतु उनके विमानों को स्ट्रीम के केंद्र में रखा गया था। 602 विकर्स वेलिंगटन्स पर ऑपरेशन का सबसे अधिक बोझ था, जो नए 4 इंजन वाले विमानों के आने तक बॉम्बर कमांड की प्रमुख विमान थी। इसकी अद्वितीय जियोडेटिक फ्यूसलेज डिजाइन ने इसे मजबूत विमान बनाया। नए भारी विमानों में 130 एक हेलिफैक्स, 83 स्टर्लिंग्स और 73 लैंकेस्टर्स थे, जिस पर कई चालक दल अभी भी कार्य करना सीख रहे थे। शेष विमान 2 इंजन वाले प्रकार के थे, जिन्हें नई विमानों से बदलने की योजना थी, क्योंकि वे बॉम्बर कमांड के नए महायुद्ध में पुराने हो चुके थे। 79 हैंडली पेज हैम्पटन्स एक विमान, जिसे उसके संक्षिप्त डिजाइन के कारण उड़ता सूटकेस कहा जाता था। 46 एवरो मैनचेस्टर्स थे, लैंकेस्टर के अविश्वसनीय पूर्वज, जो अत्यधिक जटिल इंजनों द्वारा चलाए जाते थे, जो खुद को नष्ट करना पसंद करते थे जब उन्हें धक्का दिया जाता था। और 22 आर्मस्ट्रैंग व्हिटवर्थ व्हिटलीज होते थे, जो केवल 1937 में उन द्विपक्षीय बमवर्षकों से हल्के बेहतर थे जिन्होंने उन्हें बदला। चूंकि सभी विमानों में जीई प्रणाली से सुसज्जित नहीं थे, वे जिनके पास धारा थी नेतृत्व करते थे। उनका मानना था कि जब वे अपने हथियार अपने लक्ष्यों पर गिराते, तो यह आने वाले विमानों के लिए लक्ष्य खोजने का चिन्ह काम करेगी। विमानों में उच्च विस्फोटक और आगजनी गोला बारूद का मिश्रण था। उच्च विस्फोटकों का उद्देश्य दीवारों और छतों को नष्ट करने और आगजनी उपकरणों से आग को फैलाने का था। अंग्रेजी चैनल के ऊपर से और कब्जे वाले हॉलैंड के पार आर्माडा ने नीचे भारी बादल देखे, लेकिन जैसे ही वे जर्मनी की ओर बढ़े, बादल छंट गए और चांदनी ने भूमि को नीले रंग की छाया में नहला दिया। जमीन पर
हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि जर्मन रक्षकों ने वे जिस मापदंड का सामना कर रहे थे उसका अनुभव कैसा रहा होगा। सामान्यतया एक जर्मन रात्रि लड़ाकू क्षेत्र 6 अवरोधों का सामना कर सकता था, परंतु हजारों विमानों के साथ कोलोन की ओर बढ़ते हैरिस ने साबित किया कि बम वर्षक हमेशा रास्ता बना लेते हैं। फिर भी जर्मन रात्रि लड़ाकू विमानों ने कठिन प्रतिरोध किया। एक सामान्य संघर्ष का वर्णन इस कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट में किया गया है, जो एक वेलिंगटन के चालक दल द्वारा दिया गया है, जब उन पर मेसर्स चिट्ट BF 110 द्वारा हमला किया गया था। हमारे विमान ने हालांकि सामान्य चकमा देने वाली कार्रवाई की और 30 डिग्री पोर्ट और स्टारबोर्ड की ओर मार्ग बदला, लेकिन मेसर्स चिट्ट 110 ने स्टारबोर्ड क्वार्टर से हमला करने के लिए उसी ऊंचाई पर बंद किया। हमारे पिछले गनर सार्जेंट डेंट ने 400 गज दूरी पर 7 सेकंड का झोंका चलाकर दुश्मन विमान को अस्थायी रूप से दृष्टि से ओझल कर दिया। 5 मिनट बाद मेसर्स चिट्ट 110 एक बार फिर स्टारबोर्ड क्वार्टर पर दिखाई दिया और हमारे विमान पर हमला किया। 300 गज की दूरी से बंद होकर मशीन गन और तोप के 3 छोटे झोंके चलाए। हमारे पूर्व गनर ने दावा किया और कहा कि उसने दूसरे पायलट के समर्थन से 80 गज की दूरी पर पेट पर हिट्स किए। दुश्मन का विमान दृश्य से गायब होकर कभी नहीं लौटा। दुश्मन का विमान गिरते हुए नहीं देखा गया, पर संभवतः वह क्षतिग्रस्त या नष्ट हुआ। कोलोन में वायु हमले के अलार्म बजने लगे, पर आबादी ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी, क्योंकि अनेक झूठे अलार्मों के बाद उनकी शरणार्थी भागने की उत्सुकता कम हो गई थी। उनका शहर सिर्फ कुछ बार ही हिट हुआ था। जब बम जी सुसज्जित स्टर्लिंग्स और वेलिंगटन्स द्वारा न्यू मार्केट के पुराने इलाके पर बमबारी शुरू हुई, शहरवासियों को यह एहसास हुआ कि यह केवल सावधानीपूर्वक उनके आश्रय में नहीं है। अगले 1.5 घंटे में हैरिस की बॉम्बर स्ट्रीम ने शहर के आकाश में बांट ला दी। बल के आकार के बावजूद यह पिछले छोटे छापों की तुलना में बहुत छोटा था, जहां हमले अक्सर 4 घंटे तक होते थे। हमले की उग्रता से जर्मन अग्निशमन दल अभिभूत हो गए और 0.115 घंटे तक पूरा शहर जलता दिखाई दिया। धारा के पिछले छोर में बॉम्बर चालक दल ने 100 मील दूर तक क्षितिज पर नारंगी चमक देखने की सूचना दी। 1000 बॉम्बर छापे के रूप में लेबल किए जाने के बावजूद वास्तव में केवल 868 विमानों ने वास्तव में शहर को हिट किया। वह पुरुष हैं जो जर्मन रात्रि लड़ाकू आधारों और अन्य लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं, मुख्य बल की सुरक्षा के लिए। छापे के समय फ्लाइंग ऑफिसर लेस्ली मैंसर की उड़ाई हुई एवरो मैनचेस्टर फ्लैग से क्षतिग्रस्त हुई थी। मैंसर ने जर्मनी के बाहर और बेल्जियम के कब्जे में विकलांग बम वर्षक की देखभाल की, लेकिन अंग्रेजी चैनल को पार करने में वह असमर्थ था। उन्होंने नियंत्रण में रहकर अपने चालक दल को बाहर निकलने की अनुमति दी। बेल्जियम के ग्रामीण इलाके में उनके विमान की दुर्घटना से पहले चालक दल की गवाही पर आधारित उसे मृत्युपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। छापेमारी के दौरान 411 नागरिक और 58 जर्मन सेवा कर्मियों की मौत हो गई और 5000 और लोग घायल हो गए। हैरिस की उम्मीद के मुताबिक बम वर्षकों के पुनरागमन के डर से हजारों लोगों ने शहर छोड़ दिया। लगभग 13,000 घर नष्ट हो गए और बहुत सारे और भी क्षतिग्रस्त हुए, जिससे 45,000 लोग बेघर हो गए, जबकि 30,000 गैर आवासीय इमारतें नष्ट हो गईं, जिनमें 9 अस्पताल शामिल हैं। आगजनी हथियारों के कारण लगी आग ने अधिकांश विनाश किया, जो इतनी तेजी से फैल गई कि अग्निशमन दल नियंत्रण करने में असमर्थ रहे। एक कामकाजी शहर के रूप में कोलोन को ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। हैरिस की सेना ने छापे में 41 विमान अधिकांश रात्रि लड़ाकू विमानों की वजह से खो दिए। चर्चिल द्वारा स्वीकार किए गए 100 विमानों से कम होने के बावजूद यह पिछले सभी छापों से अधिक था। फिर भी इस छापे को विशाल सफलता माना गया और हैरिस को राष्ट्रीय नायक और बॉम्बर हैरिस के नाम से पुकारा गया। वह जर्मन शहरों के खिलाफ विशाल मात्रा में बम वर्षकों को फेंकते रहे, यह मानते हुए कि इससे विजय मिलेगी, लेकिन अंततः नाजियों को मौत के घाट उतारने के लिए विशाल सहयोगी सेनाओं की आवश्यकता होगी। हैरिस और सहयोगी बमबारी अभियान आज भी विवादों का स्रोत है। कुछ ही लोग इस बात से इनकार करेंगे कि छापेमारी ने बड़ी तबाही मचाई और नाजी युद्ध मशीन को गंभीर रूप से बाधित किया, लेकिन नागरिकों की जान के नुकसान और इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक इमारतों के विनाश को देखते हुए पूछा जाना चाहिए, क्या कोई दूसरा रास्ता था?